हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को स्टार्ट जो कि होने वाला है ह्यूमन इम्यून सिस्टम। तो अब होता क्या है इम्यून सिस्टम? तो भाई ये जो वर्ड है ना इम्यून सिस्टम, कोविड के पहले वाले फेज में कोई नहीं जानता था। इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, किसी को कुछ नहीं पता था इस वर्ड के बारे में। फिर अचानक से जब 2019 एंड होते होते और 2020 स्टार्ट होते होते जब कोविड आया, तब लोगों को सबको अचानक से इम्यून सिस्टम का कंसेप्ट समझ में आने लगा, लेकिन आपको तब भी नहीं आया। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज ह्यूमन इम्यून सिस्टम, क्या होता है इम्यून सिस्टम। तो अगर मैं बहुत ही रफ वर्ड्स में, बहुत ही मतलब एकदम लैंड लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप ऐसा समझिए, कुछ ऑर्गन्स हैं बॉडी में जिनका ग्रुप, बॉडी के कुछ ऑर्गन्स हैं है ना, वो सारे मिलके कुछ एक ऐसी कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं बॉडी में कि इन्फेक्शन आते से ही दे विल गोना फाइट टू इट, एंड दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज नोन एज ह्यूमन इम्यून सिस्टम। मतलब हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, आपको कोई भी बैक्टीरिया आया, आप सीधे से नहीं बीमार पड़ जाओगे, आप सीधे डॉक्टर के पास भागोगे, मेडिसिन चाहिए, सबको चाहिए। हमारी बॉडी सबसे पहले उसे अपने लेवल पे डील करके ख़त्म करने की कोशिश करती है। अचानक से ही आपको वो नॉक नहीं करने लगती, अचानक से आपका अलार्म क्लॉक वो नहीं बजा देती कि अरे 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 चलो 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 पैथोजन आया। अंदर इम्यून सिस्टम जो है वो काम करना स्टार्ट कर देता है ना, और उसको अपने लेवल पर ख़त्म कर देने की कोशिश करता है। लेकिन जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है कि अब उसके हाथ में नहीं रह गई बात, तब आपको क्या यूज़ करनी पड़ते हैं? ड्रग्स, या आपको फिर बाद में डॉक्टर के कंसल्ट करके ड्रग्स वगैरह लेने पड़ते हैं। लेकिन सबसे पहले कौन एक्टिव होता है? जैसे ही हमारी बॉडी में किसी भी इन्फेक्शन का अटैक होता है, कोई भी इन्फेक्शन होता है, सबसे पहले हमारा ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो हमारा एक्टिव हो जाता है। तो क्या होता है इम्यून सिस्टम? इट इज़ द सिस्टम दैट गिव्स इम्यूनिटी टू द बॉडी बाय रिकॉग्नाइजिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड रिमेंबरिंग फॉरेन एंटीजन्स। तो आपको 3 R's याद रखने होते हैं अबाउट ह्यूमन्स इम्यून सिस्टम। नंबर 1 रिकॉग्नाइजिंग, सेकेंड रिस्पॉन्डिंग एंड थर्ड रिमेंबरिंग। तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम प्रोवाइड क्या करता है? इट प्रोवाइड इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी क्या होता है वो उसके बाद वाले लेक्चर वीडियो में हम देखेंगे। अभी ह्यूमन इम्यून सिस्टम तो समझ लें कि वो क्या है। तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है जो क्या प्रोवाइड कर रहा है हमारी बॉडी को? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी होती है एबिलिटी टू फाइट विद डिजीज। वो जो उसके पास एक कैपेबिलिटी, एक एबिलिटी आ रही है जिससे हमारी बॉडी डिजीज को फाइट कर सकती है, वो कैपेबिलिटी कहलाती है इम्यूनिटी। और वो दी किसने है बॉडी को? तो इट इज गिवन बाय ह्यूमन इम्यून सिस्टम बाय रिकॉग्नाइजिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड रिमेंबरिंग। 3 वर्ड आप याद रखिए, क्या क्या? रिकॉग्नाइजिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड रिमेंबरिंग। अब रिकॉग्नाइजिंग का क्या मतलब होता है? पहचानना। कोई भी एंटीजन या कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आया तो उसको पहचानना। देन रिस्पॉन्डिंग, अब जैसे आपके यहाँ कोई भी अननोन लोग आ गया, तो कोई भी एक आपके गेट पे आया, कोई भी एक पर्सन जो आप जिसको नहीं जानते हैं, उसने आके गेट किया, नॉक 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 नॉक। आपने गेट ओपन किया और आपने फेस देख के, सबसे पहले शक्ल देख के आपने सोचा कि अरे पहचानने की कोशिश तो की आपने, अरे नहीं सीधे बोल अरे नहीं नहीं जाओ 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 जाओ। आपने सबसे पहले मतलब कोशिश करी टू रिकॉग्नाइज, ओके, रिकॉग्नाइज करने की, पहचानने की कोशिश की। अब जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, आपने देन सेकंड आपका क्या रहेगा? रिस्पॉन्ड। अगर आप रिकॉग्नाइज कर पाए, आपके कोई पहचान वाला है, तो आप बोलेंगे अरे नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी, आइए आइए अंदर आइए। लेकिन अगर वो कोई अननोन था, आप जिसको नहीं जानते थे, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? आप बोल के बताइए क्या काम है, क्योंकि उन्होंने आपका गेट नॉक किया है। एंड रिमेंबरिंग, तो अब भाई उनको अगर कुछ काम होगा, हो सकता है सेल्समैन हो, कुछ बेचने आया हो, तो आप बोल दो कि नहीं हमें नहीं चाहिए, और आपने उन्हें भेज दिया, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान रखोगे, उसकी शक्ल आप ना याद रखने की कोशिश करोगे, कि अब अगली बार आएगा तो गेट ही नहीं खोलूँगा, पहले से वो जो रहता है ना हमारा डोर पीस रहता है, उसमें से देख लूँगा मैं, और फिर अब गेट ही नहीं ओपन करूँगा, ओके। तो सिमिलरली हमारा ह्यूमन इम्यून सिस्टम भी इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। बॉडी में कोई भी एंटीजन आया, एंटीजन क्या होता है? द वन जिसके अगेंस्ट बॉडी को फाइट करना होता है।
तो आप एंटीजन से ऐसे समझ सकते हैं कि एंटीजन इज आवर एनिमी, हमारी बॉडी के लिए एंटीजन क्या है, एनिमी है। अब जैसे ही कोई एंटीजन आया, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और सबसे पहले उसे रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है कि हाय, हेलो, डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ। अगर वो उसको जानता होगा, ठीक है, कि चलो ठीक है ये तो ऐसे ही है, बॉडी में कुछ भी नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो उसको बोलेगा चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप रहो आराम से। लेकिन अगर उसने उसे पहचाना और उसको कहा अरे नहीं ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो फिर वो रिस्पॉन्ड करेगा उस पर, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। एंड लास्टली अब जब ख़त्म कर दिया तो फिर वो उसकी मेमोरी रख लेगा, उसको याद करके रिमेंबर करके रख लेगा कि अगर ये अब कभी आया तो मैं इसको पहले ही ख़त्म कर दूंगा, इस बात इतनी आगे बढ़ने ही नहीं दूंगा, मैं उसको देखते से ही ख़त्म कर दूंगा, इतनी आगे बात बढ़ेगी नहीं। तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम क्या 3 काम कर रहा है। नंबर 1, सबसे पहले वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, देन सेकंड वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, एंड थर्ड वो रिमेंबर कर रहा है। किस चीज़ों को, फॉरेन एंटीजन्स। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है एंटीजन, तो मैं आपको समझाना चाहूँगी अभी इस लेवल पे एंटीजन क्या होते हैं। एंटीजन आर एनीथिंग विच इज फॉरेन टू द बॉडी, हमारी बॉडी का जो नहीं है वो क्या कहलाता है, एंटीजन। जो भी कुछ बाहर से हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है, इट इज़ नोन एज एंटीजन। ओके, तो और जनरली जो एंटीजन होते हैं वो डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, वो हमारी बॉडी में कुछ बीमारी करने के लिए आते हैं। तो एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन प्रोटीन्स होते हैं जो बॉडी में अटैक करते हैं, फॉरेन एजेंट्स होते हैं जो बॉडी को अटैक करते हैं। तो बॉडी के दुश्मन कौन हो गए, हमारी बॉडी के दुश्मन हो गए एंटीजन। ओके, इट प्लेज द रोल इन एलर्जिक रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अब हमारा इम्यून सिस्टम जो और हमारी इम्यूनिटी होती है वही किस किस में काम करती है, एलर्जिक रिएक्शन एंड ऑटो इम्यून डिजीज एंड और ट्रांसप्लांटेशन। 3 चीज़ों में मेजर रोल होता है इम्यूनिटी का। किस किस में, सबसे पहले एलर्जी, जो भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, सेकंड ऑटो इम्यून डिजीज, एंड लास्टली ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो ये भी चीज़ें हम अभी आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। इम्यूनिटी एक बड़ा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अभी से इस लेवल से समझना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आगे MBBS करते हैं तो MBBS में कई मतलब फर्स्ट सेकंड प्रॉफ तक इम्यूनिटी चलता रहेगा। तो इम्यूनिटी इटसेल्फ इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका बेसिक्स ये चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ बनाता है। तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी डाउट आता है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, है ना, और बाकी पढ़ते रहिएगा। इट इंक्लूड्स लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल एंड एंटीबॉडीज। अब आपने ये देख लिया इम्यून सिस्टम का काम क्या है, ठीक है, क्या क्या करता है आपने ये देख लिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि इम्यून सिस्टम बनता कैसे है। जो मैं बोल रही थी ना, बॉडी के कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो मिलकर इम्यून सिस्टम बना रहे हैं। तो दैट ऑर्गन्स आर नंबर 1 लिम्फॉइड ऑर्गन्स, सेकेंडली टिश्यूज, थर्ड cells, and lastly antibodies. So there are 4 things which make up what? Our immune system. जिसमें क्या क्या आ जाएगा? lymphoid tissue, lymphoid organs, lymphoid cells and lastly antibodies. तो एंटीबॉडी क्या होता है, कौन कौन से लिम्फॉइड ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से लिम्फॉइड टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से लिम्फॉइड सेल इन्वॉल्व होती हैं, ये सब हम फर्दर इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, इज दैट क्लियर? तो अभी तक आपको ये सारी बातें क्लियर हुई, क्या क्या चीज़ें हैं जिससे मिलकर हमारा इम्यून सिस्टम बनता है। तो देयर आर 4 थिंग्स, लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल एंड एंटीबॉडीज। और काम क्या करता है ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई है। ओके, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन्स कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, क्या करते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया कि इम्यून सिस्टम का वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो आपने देखा अगर ये कंस्टिट्यूएंट है हमारे इम्यून सिस्टम का तो इनका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होगा, है ना। तो चलिए वो देखते हैं क्या होते हैं। दीज आर द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन, मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर। तो ये एक ऐसे ऑर्गन है जहाँ पर लिम्फोसाइट, अब हमें तो यही नहीं पता कि लिम्फोसाइट क्या होती है ना, तो अभी बताते हैं लिम्फोसाइट क्या होता है। तो आप समझिए ये ऐसे ऑर्गन्स हैं लिम्फॉइड ऑर्गन, उनका नाम है लिम्फॉइड ऑर्गन इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ओरिजिन,
मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स यहाँ पे ओरिजिनेट होती हैं, मैच्योर होती हैं एंड प्रोलिफरेट होती है। प्रोलिफरेट का मतलब टू इंक्रीज इन नंबर। अभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा किसका, लिम्फोसाइट्स का। तो अभी ये सब कुछ पढ़ने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहूँगी और वो है लिम्फोसाइट्स का। किसका कंसेप्ट समझाना चाहूँगी मैं आपको, लिम्फोसाइट्स का। तो आपको पहले से देखिए क्या पता है, ब्लड हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू है, द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड। ब्लड के अंदर क्या होते हैं, ब्लड के अंदर बहुत सारे होते हैं ब्लड सेल्स। क्या होते हैं ब्लड के अंदर, ब्लड सेल्स, जिन्हें ब्लड कॉर्पसेल्स भी बोला जाता है, सेल्स और कॉर्पसेल्स। अब ब्लड सेल्स या कॉर्पसेल्स में आ जाता है नंबर 1 आरबीसी, नंबर 2 डब्ल्यूबीसी रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, एंड लास्टली उसमें आ जाता है प्लेटलेट्स। क्या आ जाता है उसमें, प्लेटलेट्स। ओके, अब जो डब्ल्यूबीसी होती है, कौन, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, इट इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। इट इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। समझ में आई आपको बात। अभी मैंने आपको क्या समझाया, जो वाइट ब्लड सेल और जो है वो क्या कहलाती है, ल्यूकोसाइट। अगर हम सेल्स का फंक्शन थोड़ा डिस्कस करें तो आरबीसी का काम क्या है, आरबीसी जो है उसके अंदर हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन होने के कारण वो मेनली गैशियस एक्सचेंज या गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आता है। ओके, सेकेंडली अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन तो है नहीं, तभी वो वाइट दिखती हैं। तो अब इनका काम क्या है, डब्ल्यूबीसी का मेन रोल होता है इन डिफेंस मैकेनिज्म, इसीलिए हम इसको इम्यूनिटी में पढ़ रहे हैं। किसमें काम होता है डब्ल्यूबीसी का, डिफेंस मैकेनिज्म। अब आपको ये चीज़ अगर क्लियर हुई है तो हमें यहाँ पे डिस्कस करना होगा टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है, कितने टाइप की डब्ल्यूबीसी होती हैं, 2। नंबर 1 देयर आर ग्रैन्युलोसाइट, द वन which are filled with granules, तो granulocytes, and second there are agranulocytes. granulocytes and agranulocytes, जिसमें granules हैं वो कहलाती है granulocyte और जिनमें granules नहीं है वो कहलाती है agranulocyte। फर्दर ग्रेन्युलोसाइट कंसिस्ट ऑफ, ग्रेन्युलोसाइट्स जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की। नंबर 1 जिसमें आती हैं न्यूट्रोफिल्स। कौन आती हैं, न्यूट्रोफिल्स, नंबर 1। नंबर 2 जिसमें आता है कौन, यूसिनोफिल्स, और थर्डली जिसमें आते हैं कौन, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल एंड बेसोफिल्स। तो these 3 WBCs, which 3, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल एंड बेसोफिल, these 3 comes under ग्रेन्युलोसाइट। किसके अंदर आते हैं ये, ग्रेन्युलोसाइट। और अगर हम एक ग्रेन्युलोसाइट की बात करते हैं तो वी हैव 2 टाइप ऑफ WBC। नंबर 1 यहाँ पे आते हैं मोनोसाइट्स एंड सेकेंडली यहाँ पे आते हैं लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो आपको समझ में आया। अगर ब्रॉडली आपसे कोई पूछता है तो आप जनरली ऐसे बोलोगे कि हाँ देयर आर 5 टाइप ऑफ WBC, 1 2 3 4 5। लेकिन अगर हम देखा जाए तो WBC दे आर ऑफ 2 टाइप, ग्रेन्युलोसाइट एंड एग्रेन्युलोसाइट। देन इन ग्रेन्युलोसाइट वी हैव 3 टाइप ऑफ WBC, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल एंड बेसोफिल। हर WBC का काम अलग है। एंड वहां पे कौन सी होती है, एग्रेन्युलोसाइट में वी हैव मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो हमको इस चैप्टर में जो डिफेंस में, अब जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं इनका भी काम डिफेंस में होता है, यूसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शन, बेसोफिल का काम क्या होता है, जब भी कोई हिस्टामिन वगैरह एलर्जिक रिएक्शन होते हैं उसमें काम करते हैं, यूसिनोफिल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में काम करते हैं, मोनोसाइट्स का काम भी डिफेंस मैकेनिज्म में होता है। और लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, लिम्फोसाइट्स फर्दर दे आर ऑफ 2 टाइप।
क्या दो टाइप की होती हैं? बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो बी और टी लिम्फोसाइट जो है ये मेजर रोल प्ले करती हैं इन प्रोवाइडिंग इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यूनिटी में, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने में इनमें से कौन सी डब्ल्यूबीसी का मेजर रोल है? दैट इज लिम्फोसाइट। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या हो गए? आपको ये क्लियर हुआ लिम्फोसाइट क्या होता है? तो लिम्फोसाइट इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। सिंपल। लिम्फोसाइट क्या है? लिम्फोसाइट कुछ नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल। ओके, अब जो भी ऑर्गन्स ये व्हाइट ब्लड सेल को प्रोड्यूस करते हैं, जहां पे ये व्हाइट ब्लड सेल क्या होती है? ओरिजिनेट होती है, मैच्योर होती है और प्रोलिफरेट होती है, ये सारे ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन्स। क्या कहलाते हैं ये सारे ऑर्गन्स? लिम्फॉइड ऑर्गन। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ लिम्फॉइड ऑर्गन होते क्या हैं? आई गेस इस फ्लो चार्ट के बाद आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा लिम्फोसाइट क्या है। ओके, तो चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, है ना, हम लोग सारा देख लेते हैं। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है, अब हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से डेफिनेशन ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन। तो क्या था भाई लिम्फॉइड ऑर्गन की डेफिनेशन? दीज आर द ऑर्गन वेयर ओरिजिन, मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन। ओरिजिन इनेट होना मतलब कि जहाँ पे डेवलप होंगी, मैच्योर होना, फंक्शन अटेन करने के लिए मैच्योर होना पड़ता है, तो दैट इज मैच्योरेशन। एंड लास्टली प्रोलिफरेशन, जहाँ पर नंबर इंक्रीज होगा डब्ल्यूबीसी का, सॉरी डब्ल्यूबीसी नहीं, लिम्फोसाइट्स का, उन ऑर्गन्स को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको हम लोग? लिम्फॉइड ऑर्गन। एंड लिम्फोसाइट आर टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। इतनी बात आपको समझ में आ गई? वेरी वेरी गुड। अब आगे अगर हम देखेंगे तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स दे आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो मतलब कि तीन काम होना है। क्या तीन काम होना है? नंबर 1 ओरिजिन, नंबर 2 मैच्योरेशन एंड नंबर 3 प्रोलिफरेशन। तो प्रोलिफरेशन क्या है, ओरिजिन क्या है, मैच्योरेशन क्या है, और कौन से काम तीनों में से प्राइमरी में होंगे और कौन से काम तीनों में सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में होंगे, आगे हम यही देखेंगे। तो आपको क्लियर हो गया लिम्फॉइड ऑर्गन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। और अब हम देख लेते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? तो ऑर्गन्स वेयर लिम्फोसाइट्स आर मैच्योर्ड एंड डिफरेंशिएटेड इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। मतलब कि सीधी सीधी सी बात है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो वाले ऑर्गन्स हैं जहां पर लिम्फोसाइट का ओरिजिन होगा, मैच्योरेशन होगा। मैच्योरेशन कैसे मैच्योर होंगी लिम्फोसाइट? वो ऐसे मैच्योर होंगी कि उनको सीख जाएंगी, वो उनको पता लग जाएगा कि कौन हमारे लिए एंटीजन है और कौन हमारे लिए एंटीजन नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है? एंड डिफरेंशिएटेड इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। इस वर्ड पे थोड़ा सा एम्फेसाइज करिए आप। मतलब कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स में सबसे पहले तो लिम्फोसाइट सीधे सीधे डेवलप हो गई, अब उसकी मैच्योरिटी का टाइम आया, डेवलप तो हो गई, ओरिजिनेट तो हो गई। अब जैसे जैसे वो मैच्योर होगी तो मैच्योर होने के साथ उसे क्या सीख जाएगी लिम्फोसाइट हमारी, उसको क्या रियलाइजेशन हो जाएगा? उसको ये रियलाइज हो जाएगा कि एंटीजन को कैसे पहचानना है। एंटीजन सेंसिटिव हो जाएगी, वो एंटीजन को देखते से ही रिस्पॉन्ड करेगी। तो लिम्फोसाइट ये चीज़ें कहाँ सीख रही है? ये सीखती है वो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। तो ओरिजिन एंड मैच्योरेशन टुक प्लेस इन प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ओके, समझ में आ रही है बात? इट इज़ ऑफ 2 टाइप। अब इट इन्वॉल्व, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो होते हैं उसमें 2 ऑर्गन्स मेनली आते हैं, नंबर 1 बोन मैरो एंड सेकेंडली थाइमस। तो बोन मैरो एंड थाइमस आर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। बोन मैरो एंड थाइमस आर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। अब यहाँ पे क्या होने वाला है बोन मैरो और थाइमस में? ऑब्वियस ही बात है, क्या होगा? यहाँ पे ओरिजिन होगा किसका? लिम्फोसाइट्स का। और सेकंड मैच्योरेशन होगा किसका? लिम्फोसाइट का। मैच्योरेशन के टाइम पे हो क्या रहा है? लिम्फोसाइट्स को पता चल जाएगा कि एंटीजन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, दे विल बिकम एंटीजन सेंसिटिव। अब नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट बोन मैरो। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में सबसे पहले आपने देखा बोन मैरो। तो बोन मैरो क्या होता है? द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग बी एंड टी लिम्फोसाइट। तो अब बोन मैरो में सिर्फ लिम्फोसाइट फॉर्म नहीं होती हैं। आप बोलोगे मैम हमने तो पढ़ा था कि आरबीसी भी बोन मैरो में ही बनती हैं।
आपने तो इतनी सारी WBC पढ़ाई और आप सिर्फ लिम्फोसाइट पे एम्फेसाइज करके रह गए। तो ये बात आप ध्यान दीजिए, बोन मैरो जो होता है वो एक सॉफ्ट टिश्यू होता है इन बिटवीन लॉन्ग बोन्स, एंड बोन मैरो में सारी ब्लड सेल फॉर्म होती हैं। जो भी अभी मैंने आपको बताया ना RBC WBC प्लेट, वो सारी ब्लड सेल्स फॉर्म होती हैं बोन मैरो में। ओके, उसमें कोई भी डाउट नहीं रखना है कि सिर्फ उसमें लिम्फोसाइट ही फॉर्म होती है। नो, RBC फॉर्म होंगी, सारी WBC मतलब न्यूट्रोफिल, ल्यूसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स तो फॉर श्योर होंगी ही। और लिम्फोसाइट्स में भी आपने पढ़ा था B लिम्फोसाइट्स एंड T लिम्फोसाइट्स। तो बोथ द टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स डेवलप इन किसमें? बोन मैरो में ही डेवलप होती हैं। क्लियर? तो बोन मैरो इज द फर्स्ट प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडली वी हैव थाइमस। तो थाइमस क्या होता है? थाइमस इज अ बाइलोब्ड ऑर्गन सीन नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। तो जो थाइमस होता है एक छोटा सा ग्लैंड होता है। थाइमस इज अ टाइप ऑफ ग्लैंड, जनरली एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। कौन सी ग्लैंड होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए क्योंकि हार्मोन सिक्रीट करता है, थाइमोसिन्स। तो बाइलोब्ड ऑर्गन होता है, 2 लोब होती हैं उसमें, एक छोटा सा ऑर्गन होता है जो कहाँ पे लाई करता है? नियर द हार्ट के पास में, बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। जो हमारी ब्रेस्ट बोन है ना, ब्रेस्ट बोन के नीचे और हार्ट के साइड में, मतलब कि जो स्टर्नम है उसके नीचे और जो हमारा हार्ट है उसके यहाँ पे साइड में। तो इस वाली पोजीशन पे मिडिल ऑफ द थॉरैक्स, मिडिल ऑफ द चेस्ट, आप तो याद रख लो कि वहाँ पे एक बाइलोब्ड ऑर्गन प्रेजेंट होता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग बोलते हैं थाइमस, which is also a primary lymphoid organ. It is large during birth but gradually reduces in size and becomes very very small in puberty. तो थाइमोसिन्स, ये थाइमस ग्लैंड जो होती है ना, जब हम पैदा होते हैं, जब हम पैदा होने के टाइम पे थाइमस ग्लैंड का साइज काफ़ी बड़ा रहता है। लेकिन एज सच आप ग्रो करते हो, जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, प्यूबर्टी की एज में आते हो, प्यूबर्टी की एज तक आते आते थाइमस का साइज काफ़ी छोटा हो जाता है। क्यों छोटा हो गया? बिकॉज थाइमस धीरे धीरे करके डीजेनरेट होने लगती है और उसका काम कोई और एक्वायर कर लेता है, इसीलिए धीरे धीरे करके थाइमस टिल प्यूबर्टी साइज में छोटी हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है। ओके, क्लियर हुआ? तो वी हैव स्टडीड 2 प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, नंबर 1 बोन मैरो एंड नंबर 2 थाइमस। होता क्या है बोन मैरो एंड थाइमस में? तो बहुत क्लियर आपको रहना है, बोन मैरो और थाइमस में क्या क्या होता है? ओरिजिन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। 2 चीज़ें होती हैं, क्या क्या? ओरिजिन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। ओके, तो यहाँ पे खत्म हुआ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। नाउ लेट्स बिगिन विद सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। क्या होते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन? तो मैं हमेशा समझाती थी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स को एज अ बैटल ग्राउंड। कोई भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आया, सपोज दिस इज द इन्फेक्शन है, तो मैं इसको डेंजरस सा बना देती हूँ थोड़ा सा, इससे फायर निकल रही है, दिस इज द इन्फेक्शन। ओके, ये इन्फेक्शन है, अब आपकी बॉडी में ये इन्वेड कर रहा है। अब आपकी बॉडी को इससे लड़ने के लिए, कोई भी बैटल होती है, कोई भी लड़ाई होती है, क्या क्या चाहिए होता है? अगर सिर्फ जगह है लड़ने की, बहुत सारा खुला मैदान है, आप लड़ लो जाके, आप जीत जाओगे? नो, नहीं जीत पाओगे। क्यों नहीं जीत पाओगे? आपके पास हथियार नहीं है, यू डोंट हैव द करेक्ट वेपन्स। तो वेपन्स ही नहीं है तो लड़ोगे कैसे? तो आप बोलोगे अरे मैम अभी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन आपने हमें पढ़ाया, तो वेपन्स तो उसमें बन गए ना। उन्होंने क्या बना लिया? उन्होंने एंटीबॉडी बनाई ना। एंटीबॉडी जो है P और T लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करा, तो वो एंटीबॉडी बनाएंगी। एंटीबॉडी तो बन गई, मतलब कि अब हमारे पास में लड़ने के लिए वेपन्स तो हैं। रुको, इसको वेपन्स जैसा कुछ बना देते हैं, गन बना देते हैं। गन तो है हमारे पास। किस नाम की गन है? हमारे पास एंटीबॉडी नाम की गन है। अब हमारे पास गन भी है और सामने हमारा एनिमी भी खड़ा है, लेकिन अगर हमारे पास जगह ही नहीं है, वी डोंट हैव एनी प्लेस टू फाइट, हम लड़ेंगे कहाँ? तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन प्रोवाइड्स द प्लेस। तो देखो क्या लिखा है, द organs to which mature lymphocyte migrate from primary lymphoid organ, interact with antigen and then proliferate to become effector cell। तो यहाँ पर जो 3 चीज़ें होना है, ओरिजिन, मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझिए, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में
हमारी लिम्फोसाइट्स का होता है प्रोलिफरेशन। क्या होता है? प्रोलिफरेशन। दे प्रोलिफरेट। और कैसे प्रोलिफरेट हो रहे हैं? देखो, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में फॉर्म हुए जो लिम्फोसाइट्स, वो माइग्रेट करते हैं, वो मूव करते हैं टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। वहां पे उनको किससे पाला पड़ता है? इस एंटीजन से पाला पड़ता है। इस एंटीजन से पाला पड़ते से ही वो उसको तरफ अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि अब वो क्या दिखाने लगे? वो अपना इफेक्ट दिखाने लगे। तो नाउ दे विल बी नोन एज इफेक्टर सेल्स। नाउ दे विल बी नोन एज इफेक्टर सेल। बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या बना था? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में बी और टी लिम्फोसाइट बना था। क्या बना था? बी और टी लिम्फोसाइट बन गया था। बी और टी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडी। खुद नहीं लड़ने जाएगा, इसने अपने तरफ से अपना एक वो भेजा, बोलते ना मीडिएटर भेजा, जिसका नाम है एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी कहाँ बनी थी? बताओ जल्दी से, कहाँ ओरिजिन और मैच्योरेशन हुआ था? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। वहाँ से ये चीज़ें उठकर आएंगी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। कहाँ पे आएंगी? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आने के बाद इनका किससे पाला पड़ेगा? वहाँ पे इनका पाला पड़ेगा एंटीजन से, क्योंकि दैट इज द बैटल ग्राउंड। एंटीजन से पाला पड़ते ही इनको बिल्कुल हो, दे विल बी जस्ट, दे इमीडिएटली बिकम इफेक्टिव, और वो इफेक्टर सेल बनकर इमीडिएटली इस एंटीजन को फिनिश करने की कोशिश करेंगी। क्लियर हुआ? तो आपको सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके, अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि कहलाते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सबसे पहले उसमें आता है स्प्लीन। स्प्लीन इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। Secondly, we have lymph nodes. We have lymph nodes. तो सबसे पहले हो गया spleen, secondly हो गया lymph node, third होता है tonsils. Third, tonsils. Fourth, Peyer's patches. Fourth are Peyer's patches. And Peyer's patches होते क्या हैं? Peyer's patches are present in small intestine. Okay. Then next, mucosal associated lymphoid tissue known as MALT. Mucosal associated lymphoid tissue known as MALT. And lastly, appendix. These are the 6 secondary lymphoid organs. क्या क्या देखे? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आपने देखा स्प्लीन, देन सेकेंडली आपने देखे लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स। थर्ड आपने देखे टॉन्सिल्स। फोर्थ आपने देखे पेयर्स पैचेस। फिफ्थ आपने देखा म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, दैट इज नोन एज माल्ट। एंड लास्टली आपने देखा अपेंडिक्स। अब एक एक करके हम ये सारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होता है और उसका क्या फंक्शन होता है। ओके कूल, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अबाउट स्प्लीन। स्प्लीन तो क्या होता है स्प्लीन? स्प्लीन इट इज़ अ बीन शेप्ड ऑर्गन। आपने अगर स्प्लीन को देखा हो, ऑब्जर्व किया हो, तो यहाँ ये हमारा ईसोफेगस है एंड ये हमारा स्टमक। ओके, स्टमक के बाद स्टार्ट होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद यहाँ पे बहुत सारी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पे स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में एक ऑर्गन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पैनक्रियास। क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग पैनक्रियास। एंड एट द हेड ऑफ द पैनक्रियास, पैनक्रियास का जो हेड होता है, इस पैनक्रियास के हेड पर यहाँ पे एक ट्राइंगुलर शेप का एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ट्राइंगुलर शेप का, जिसे हम लोग बोलते हैं स्प्लीन। ओके, तो पैनक्रियास की हेड पर एक जो ऑर्गन प्रेजेंट होता है बीन शेप्ड का, ट्रायंगल शेप का रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्प्लीन। इट कंटेन लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स। क्या क्या प्रेजेंट होते हैं स्प्लीन में? उसके अंदर होते हैं लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स तो आपको पता है क्या होता है, टाइप ऑफ WBC। फैगोसाइट्स क्या होता है? तो फैगोसाइट्स होती हैं ऐसी सेल्स जो क्या करती हैं, जो दूसरी सेल्स को इनगल्फ कर लेती हैं, दूसरी सेल्स को खा जाने की कैपेसिटी जो रखती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फेगोसाइट्स। क्या बोलते हैं उन सेल्स को हम लोग? फेगोसाइट्स। तो स्प्लीन के अंदर प्रेजेंट होती हैं लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स। रिमूव्स वर्न आउट RBCs एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द ब्लड। तो जो स्प्लीन होता है, लेट मी टेल यू, इट इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। ग्रेवयार्ड ऑफ RBC कहलाता है स्प्लीन। क्यों? क्योंकि जितनी भी डेड वर्न आउट RBC होती हैं वो सब जाके उनकी डेथ हो जाती है स्प्लीन में,
वो सारी जाके फिनिश ऑफ हो जाती हैं स्प्लीन में। तो ग्रेवयार्ड में क्या होता है, ग्रेवयार्ड में जब किसी की भी डेथ हो जाती है तो उसे ग्रेवयार्ड लेके जाते हैं। तो बस सिमिलरली ऑल द वर्न आउट डेड आरबीसी जो होती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे गेट फेगोसाइटोस्ड, मतलब कि उनको दूसरी वहाँ पे ऐसी सेल्स प्रेजेंट है जो उनको खा जाती है। दैट इनगल्फमेंट, दैट खा जाना, इज नोन एज फेगोसाइटोसिस, एंड द सेल्स दैट डू सो आर नोन एज फेगोसाइट्स। तो फेगोसाइट्स क्या होती हैं, इनगल्फिंग सेल्स होती हैं। रिजर्वॉयर ऑफ इराइथ्रोसाइट्स इन फीटस, और अगर हम बात करते हैं फीटस में, छोटे बच्चों में, जब छोटे बच्चों इन द सेंस कि अभी कोई बेबी जो है वो बिल्कुल ही दुनिया में आया, जस्ट कंसीव हुआ, अभी मदर के यूट्रस में है, तो उसके स्प्लीन जो होता है दैट इज रिजर्वॉयर ऑफ इराइथ्रोसाइट। उसका जो स्प्लीन होता है वो इराइथ्रोसाइट्स का रिजर्वॉयर होता है। ओके, एंड जो हम एडल्ट होते जाते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो हमारा स्प्लीन क्या बन जाता है, इट बिकम्स ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, बिकॉज सारी आरबीसी जाके वहीं पे वर्न आउट आरबीसी जो वहीं पे जाके ख़त्म होती हैं, और या फिर उनकी लाइफ कंप्लीट हो गई तो वहीं पे जाके एंड होती हैं। क्लियर हो गया आपको, कंसेप्ट समझ में आया क्या होता है स्प्लीन। तो इट इज अ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, बीन शेप का होता है। क्या प्रेजेंट होता है उसमें, लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, और सारी आरबीसी वहीं पे जाके खत्म होती हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। प्रेजेंट कहाँ होता है, एट द हेड ऑफ द पैनक्रियास। कहाँ प्रेजेंट होता है, लोकेशन क्या है, हेड ऑफ द पैनक्रियास। क्लियर, कोई डाउट? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सेकेंड अब हम देख लेते हैं लिम्फ नोड्स। ओके, तो लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स फाउंड इन लिम्फैटिक सिस्टम। अब आप जब पढ़ेंगे क्लास 11th का, फिर से रिवाइज करेंगे, तो आपने पढ़ा होगा ना लिम्फैटिक सिस्टम। एक तो आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने पहले तो ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, एंड सेकेंडली ब्लड के साथ साथ में एक और फ्लूइड बिल्कुल एडजेसेंटली रन करता है, जैसे हम लोग बोलते हैं लिम्फ। तो लिम्फ के लिए भी एक प्रॉपर चैनल्स हैं, नेटवर्क है, दैट इज नोन एज लिम्फैटिक सिस्टम। तो लिम्फैटिक सिस्टम में ही छोटी छोटी ग्रेइश कलर स्फेरिकल शेप की नोड्स प्रेजेंट होती हैं, दैट आर नोन एज लिम्फ नोड्स। बिल्कुल ही छोटी एंड ग्रेइश इन कलर, ग्रे कलर की होती हैं, और पूरी बॉडी में स्प्रेड होती हैं लिम्फ नोड्स। डिफरेंट लोकेशंस पर लिम्फ नोड प्रेजेंट होती हैं, और इसमें क्या फ्लो करता है, तो लिम्फ फ्लूइड इनमें फ्लो करता है। दे ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर एंटीजन। तो लिम्फ नोड का काम क्या है, लिम्फ नोड आइडेंटिफाई कर पाती हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या किसी भी एंटीजन को, एंड दे डू ट्रैप इट, पकड़ के रख लेती हैं उसको। अब जब उसको उसने पकड़ के रख लिया तो क्या होगा, द इन्फेक्शन विल नॉट स्प्रेड, इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा। ओके, तो देव जस्ट आप देख रहे हो ना, वो इन्फेक्शन को इनहिबिट करिए बाय ट्रैपिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, क्लियर। ट्रैप्ड एंटीजन एक्टिवेट लिम्फोसाइट एंड कॉज इम्यून रिस्पॉन्स। और इन्होंने जो एंटीजन को पकड़ा, अब बेचारे कब तक पकड़ के रखेंगे, कुछ आगे भी तो कार्यवाही बढ़नी चाहिए ना आगे। तो क्या होता है, जैसे ही हमारे इम्यून सिस्टम को पता चलता है कि भैया जी लिम्फोसाइट्स जो हैं, उन्होंने लिम्फ नोड्स जो हैं उन्होंने किसी एंटीजन को पकड़ लिया है, तुरंत की तुरंत वहाँ पर हमारी लिम्फोसाइट्स क्या हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं। और लिम्फोसाइट जब भी एक्टिवेट होती हैं तो व्हाट दे प्रोड्यूस एंटीबॉडी। तो बस एंटीजन जिसको पकड़ के, जिसका ऐसे गला पकड़ के रख लिया है बिल्कुल लिम्फ नोड्स ने, अब और जो हमारा लिम्फोसाइट है वो फटाफट से उसके लिए एंटीबॉडी बना रहा है। अब एंटीबॉडी जाएगा और फटाफट से उस एंटीजन को ख़त्म कर देगा। तो आपको फंक्शन क्लियर हुआ लिम्फ नोड्स का क्या फंक्शन है, तो गुड। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो पहला आपने स्प्लीन देखा, सेकेंड आपने क्या देखा, लिम्फ नोड्स। थर्ड आप देखो माल्ट। तो माल्ट क्या होता है, माल्ट इज म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू का क्या मतलब है, इट इज लोकेटेड विद इन द रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं। कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम है, मेन अगर हम डिस्कस करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकेंड हम लोग देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम। थर्ड हम लोग देखें तो यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम। फोर्थ हम देखें तो जेनाइटल्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन हम देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये वो सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम प्रेजेंट हैं। अगर हम मेनली डिस्कस करें 3 ऑफ आवर सिस्टम, कौन कौन से, रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स या यूरोजेनाइटल सिस्टम। तो इनका जो पूरा ट्रैक्ट होता है उस पर म्यूकोसा प्रेजेंट होता है ना, म्यूकोसा रिलीजिंग सेल्स होती हैं, म्यूकोसा उस पर प्रेजेंट होता है। तो जो ये म्यूकोसा होता है, देयर इट बिहेव लाइक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन।
बिकॉज वो जो म्यूकस की लेयर है डाइजेस्टिव सिस्टम में भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी है और यूरोजेनाइडल सिस्टम में भी है, दैट म्यूकोसल लेयर इज एक्टिंग लाइक, इज बिहेविंग लाइक क्या, एज अ रिस्पॉन्स टू ट्रैप ऑल द एंटीजन्स। वो वहाँ पे ऐसा बिहेव करे कि मैं जो हूँ प्रिवेंट कर सकती हूँ, मैं म्यूकोसा हूँ, मेरे पास ये एबिलिटीज़ है कि कोई भी एंटीजन आया मैं उसको ट्रैप कर लूँगी, मैं उसे पकड़ के रख लूँगी। तो दैट इज वाई इट इज नोन एज म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ओके, तो जो हमारा म्यूकोसा है उसमें ही लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट है, जिसके पास क्या कैपेबिलिटी है, टू होल्ड ऑन द एंटीजन्स। ओके, इट कंस्टिट्यूट 50% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू। तो जो भी आप पढ़ रहे हो, जितना भी सब कुछ, 50% लिम्फॉइड टिश्यू जो होता है इट इज मेनली फॉर्म बाय माल्ट। तो माल्ट जो है आउट ऑफ टोटल लिम्फॉइड टिश्यू कितना फॉर्म करता है, 50% इज फॉर्म्ड बाय माल्ट। ओके, तो आपने क्या क्या देख लिया सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यूज में, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। आपने सबसे पहले देखा स्प्लीन, आपने सेकेंडली आपने उसमें कवर करा, अभी हमने क्या देखा था इसके पहले, फिर आपने देखे लिम्फ नोड्स एंड देन आपने देखा अभी माल्ट। क्या क्या रह गया, 3 चीज़ें रह गई। सबसे पहले तो अगर मैं नंबर 4 डालूँ तो अपेंडिक्स, पेयर्स पैचेस, पेयर्स पैचेस एंड अपेंडिक्स। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। अपेंडिक्स जो होता है वो क्या होता है बताओ। अपेंडिक्स जो होता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के एंड पे, अगर आप लार्ज इंटेस्टाइन के डायग्राम को कभी स्टडी करते हो, कुछ इस टाइप का हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन में इस वाले पॉइंट पे, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर, यहाँ पर एक टेल लाइक प्रोजेक्शन होता है विच इज नोन एज वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, विच इज नोन एज वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ओके, तो ये जो टेल लाइक प्रोजेक्शन है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, इट ऑल्सो एक्ट लाइक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो लोकेशन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। देन डिस्कस अबाउट पेयर्स पैचेस। तो पेयर्स पैचेस क्या होते हैं भाई, पेयर्स पैचेस जो होते हैं दे आर द स्मॉल पैचेस प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ प्रेजेंट होते हैं पेयर्स पैचेस, पेयर्स पैचेस प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, और वहाँ पे वो बिहेव करते हैं एज अ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ओके, तो आपको अपेंडिक्स एंड पेयर्स पैचेस क्लियर हो गया। देन मैं इसको इरेज करती हूँ। एंड लास्टली 6th आप देखो टॉन्सिल्स। तो ये छह सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आपने पढ़े थे, जिसमें डिटेल स्टडी आपको करवाई गई किसके बारे में, स्प्लीन, देन सेकेंडरी लिम्फ नोड्स, देन थर्ड माल्ट, फिर मैंने आपको एक्सप्लेन करा थोड़ा बहुत अबाउट अपेंडिक्स एंड पेयर्स पैचेस, लास्टली मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ टॉन्सिल्स। तो टॉन्सिल्स क्या होता है, टॉन्सिल्स जो होते हैं दे आर द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स प्रेजेंट इन आर फेरिंग्स रीजन। जो हमारा यहाँ माउथ है, माउथ के बाद जो फेरिंग्स रीजन है बिहाइंड द टंग, 2 स्ट्रक्चर आप देखोगे तो आपको ऑब्जर्व होते हैं, दैट आर नोन एज टॉन्सिल्स। तो टॉन्सिल्स आर ऑल्सो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। कभी कोई एंटीजन अगर हमारे माउथ से, हमारे माउथ वाले पार्ट से एंटर कर रहा है तो टॉन्सिल्स वहाँ पे एक्ट करते हैं, बैटल ग्राउंड है, एक्ट करते हैं, दे डू स्वेल अप। वो मतलब अगर इन्फेक्शन है बॉडी में तो वहाँ पे वो रिएक्शन करते हैं, उसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और इन्फेक्शन को इसी लेवल पे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्टिल अगर इन्फेक्शन बढ़ जाता है, वो आगे जाता है और फिर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। तो टॉन्सिल इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। इज दैट क्लियर? ओके, कोई भी डाउट किसी को भी? ओके, सो वी आर डन विद द टॉपिक ह्यूमन इम्यून सिस्टम। हमने बहुत डिटेल में कैसा क्या होता है सब कुछ, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ह्यूमन इम्यून सिस्टम होता है क्या, ये सब कुछ हमने बहुत डिटेल में देखा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे एवरीथिंग अबाउट इम्यूनिटी। ओके, तो इस वीडियो में अगर कुछ डाउट होता है तो अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। बाकी वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिएगा लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड keep watching.